हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, और ये हिंदी का फर्स्ट मॉडल पेपर है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम मतलब 12 बजे और शाम के 5 बजे एक मॉडल पेपर आप सभी के लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और रात के 10 बजे एक मॉक टेस्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और सेम जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा पेपर आता है इसमें भी वैसे ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपका जो हिंदी पेपर होता है 1 घंटे की टाइमिंग दी जाती है और जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 25 नंबर होता है, जिसमें से आपको मिनिमम 12 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्लस जितनी भी क्लासेस है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? य, र, ल, व। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा पार्श्विक वर्ण है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी यहाँ पे करेक्ट ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है? ठीक है, य, व, ड, ढ, भ, म, श, श, स, ह। तो बताइए फ्रेंड उच्छिप्त व्यंजन है क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ड और ढ क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है। यहाँ नीचे बिंदी रहेगा तो ड और ढ क्या रहता है? उच्छिप्त व्यंजन है। अगला आपका प्रश्न है कि ग को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, स्वर व्यंजन। तो बताइए फ्रेंड्स ग को वर्णमाला में माना जाता है बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा शुद्ध है? अधीन, 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 इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन शुद्ध है? अधीन होगा या अधीन होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी अधीन। ठीक है, अधीन, अधीन ये गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा अधीन। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन में, सस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण वाचन में, उपयोग सभी। तो मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं तो फ्रेंड्स मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लेखन शिक्षण में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला आपका प्रश्न है कि श्रुतलेख क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? मतलब कि श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है, या फिर श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। तो श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर देता है तो अच्छा होगा। और श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। और सूत्र लेखन का उद्देश्य शब्द, वाक्य तथा वाक्यों को दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। तो ये आपका हो गया कि श्रुतलेख क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। श्रुतलेख यानी जो शिक्षक होता है वो बोलता है और जो विद्यार्थी होता है उसे लिखता है, और जो इसका उद्देश्य होता है बहुत ही जल्दी जल्दी, यानी उसके लिखने में गति आती है, स्पीड आती है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि 6 वर्ड किसके संयोग से बना है? तो वर्ड क हलन प्लस श को योग से बना है 6 वर्ड। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4 है कि व्यंजन का अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो जो व्यंजन की परिभाषा देखिए होता है वो होता है कि जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो क होता है, ठीक है, क हलंत प्लस अ को मिलाकर पूरे एक क का निर्माण होता है, तो ये क्या बनता है? व्यंजन। तो ये हो जाता है व्यंजन का परिभाषा।
ठीक है। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन हम ले लेते हैं, स्वर क्या होता है। तो स्वर वो होता है जो बिना किसी अवरोध और रुकावट के उसका उच्चारित किया जाता है, वो स्वर की परिभाषा हो जाता है। जैसे कि आपका अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया। और अगला आपका 6ठा नंबर प्रश्न है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है, और व्यंजनों की संख्या जो कितनी होती है वो 33 होती है, और कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। ठीक है। और प्रश्न अब यहाँ से आपका जो प्रश्न स्टार्ट हो रहा है वो अति लघु त्रि स्टार्ट हो गया। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट प्रश्न है कि वाचन की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। वाचन किसे कहते हैं। तो वाचन की प्रकृति, वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रत्येक ध्वनि और अर्थ और साथ साथ चलते हैं। और एक विदेशी लेखक जो है कैथरीन ओकानर का कहना है कि वाचन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, श्रव्य एवं गतिवाही सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित होता है, और जीवन के वाचन का महत्व अधिक है। इसी कारण विद्यालयों में इसकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है, वाचन की प्रकृति। ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि मॉन्टेसरी विधि क्या है, उसको समझाइए। तो मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने हेतु 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला, सर्वप्रथम बच्चे को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है, और यह अभ्यास कार्य कागज या पट्टी पर रेखागणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर ही किया जाता है। और सेकंड की बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने हेतु रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और रेगमाल पर यहाँ देखिए यहाँ ये नहीं रहेगा, रेगमाल का प्रयोग किया जाता है, और रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है, और बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर क्या अंगुली फेरते हैं। ठीक है, यहाँ पे रहेगा फेरते हैं। तो ये हो जाएगा कि बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने हेतु रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है, और रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है, और जो बच्चे होते हैं वो जो अक्षर होते हैं उस पे अपनी उंगलियां फेरते हैं, जिनसे उनको एहसास होता है कि किस तरीके से पूरा व्यंजन बना है। सेकंड जो पॉइंट है थर्ड की धीरे धीरे उक्त जो रेगमाल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का उच्चारण करने लगता है, और इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि व साम्य में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, और वे तब स्वतः ही लिखना आरंभ कर देते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि लिखने में बैठने का ढंग तथा कागज की दूरी से क्या होनी चाहिए। तो अच्छे आसन का लिखावट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अतएव कुछ भी लिखवाना शुरू करने के पूर्व शिक्षक को बच्चों के आसन पर यानी वो किस तरीके से बैठा है इस पे ध्यान देना चाहिए, और लिखने के लिए डेस्क यानी रीड डेस्क का प्रयोग करना चाहिए। शरीर जहां तक हो सके संतुलित रखा जाए, और जांघें कुर्सी पर सीधी रखनी चाहिए, और निचला भाग पैर का जो है वो लंब रूप में रहे, और पैर का तलवा फर्श पे टिका हुआ हो, और दाएं हाथ से लिखा जाए तथा बाएं हाथ से कागज संभाला जाए, और कॉपी और आंखों की दूरी कम से कम 1 फुट की होनी चाहिए, और बच्चे मेज पर झुककर न लिखें, अर्थात शिक्षकों को बच्चों को बैठने के ढंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी जो उनका जो लिखावट है वो सुंदर हो सकता है। अगला आपका प्रश्न है कि वाचन क्या है, मतलब कि वाचन के प्रकार बताइए। तो वाचन के जो प्रकार होते हैं, पहला सस्वर वाचन यानी स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना ही सस्वर वाचन होता है। यहाँ विषय वस्तु रहेगा। सस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, एक तो आदर्श वाचन और दूसरा अनुकरण वाचन। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तो वाचन के पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो सस्वर वाचन होता है इसका भी पार्ट होता है, जिसके 2 भेद होते हैं, एक तो आदर्श वाचन और दूसरा होता है अनुकरण वाचन। सेकंड है कि मौन वाचन यानी निम्नलिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन में जो आपका ओष्ठ होता है यानी होठ होता है वो नहीं हिलता है। जड़ महोदय जी का कथन है कि बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में बालक जब मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो वह सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है, और मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों और प्रवृत्ति का द्योतक है, और भाषाई दक्षता पर यानी भाषाई कुशलता पर अधिकार का सूचक है। यानी जब जैसे कि आपने देखा भी होगा जो ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मन ही मन पढ़ते हैं, मतलब कि जोर जोर से नहीं पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, मौन वाचन होता है। ठीक है, सस्वर वाचन को छोड़ देते हैं। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि सस्वर वाचन की विशेषता लिखिए। तो सस्वर वाचन की 2 गुण लिखिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है।
तो देखिए उत्तम या सस्वर वाचन के जो गुण, पहला कि ध्वनियों का ज्ञान, यानी बालक को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए तथा समान ध्वनियों में भेद करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। उच्चारण की शुद्धता, यानी उत्तम सस्वर वाचन में शुद्धता का विशेष महत्व है, अतः प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप में करना चाहिए। और उच्चारण में अशुद्धता कई कारणों से आ जाती है, उदाहरण जैसे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, मनोवैज्ञानिक के कारण, अज्ञानतावश गलत अभ्यास, अध्यापक का अशुद्ध उच्चारण, उच्चारण स्थलों में दोष आदि। अतः परीक्षण के माध्यम से कारण का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब देखिए जैसे कि विराम चिन्ह का भी इससे ज्ञान होता है, यानी अल्प विराम, अर्ध विराम तथा पूर्ण विराम का ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए। रोको मत, जाने दो। वाक्य में यदि रोको के पश्चात विराम करके पढ़े तो एक अर्थ होगा और मत के बाद विराम करके पढ़े तो दूसरा अर्थ होगा। अतः विराम चिन्ह का अर्थ जो होता है वो विराम चिन्ह इधर उधर लग जाने से जो उसका अर्थ जो होता है वो चेंज होता है। उसके बाद अस्पष्टता, यानी जो वाचन होना चाहिए अस्पष्ट होना चाहिए। इसके लिए स्वर पर नियंत्रण आवश्यक है। इतना जोर से पढ़ना चाहिए कि समस्त श्रोता सुन ले और शब्दों के समूहों को एक श्वास में पढ़ते किया जाए और समय उनमें अर्थ की संगत का ध्यान रखा जाए और प्रत्येक वर्ड का उच्चारण पृथक रूप में ही किया जाए। ठीक है, अगला जो आपका है देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं, हिंदी की लिपि देवनागरी है और इस विकास जो इसकी विकास हुई है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है और वर्तमान जो आपका देवनागरी है वो ब्राह्मी लिपि से ही विकसित है। और समय समय पर देवनागरी लिपि में नवीन ध्वनियां और उनके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए हैं और यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला तथा लिपि विश्व की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। और स्पष्टता तथा व्यंजकता में अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना नहीं कर सकती। संस्कृत, हिंदी, मराठी तथा नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती है। बंगला एवं गुजराती लिपियां इससे काफी मिलती जुलती है। गुरुमुखी, मुंडा, कैथी आदि लिपियां भी देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई है। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि आक्षरिक लिपि से आप क्या समझते हो? तो आक्षरिक लिपि में संकेतों को अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, वर्णों के माध्यम से नहीं। ठीक है, इसमें व्यंजनों के लिए दो ध्वनियां प्रयुक्त होती है, जैसे क में क हलंत प्लस अ दो ध्वनियां है। इस लिपि को वैज्ञानिकता में यह एक दोष कहा जाता है, यानी जो आपका आक्षरिक लिपि होता है, आक्षरिक लिपि में संकेतों को अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, वर्णों के माध्यम से नहीं। ठीक है, तो ये कुल क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो और जो आप अपना प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए। तो मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।